国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने बाढ़ की रोकथाम और आपदा राहत कार्यों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने वांग यी से मुलाकात की। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि का कार्यान्वयन और क्रियान्वयन एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव, राष्ट्रपति और चीनी फौजी आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग ने बाढ़ की रोकथाम और आपदा राहत कार्यों पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। शी जिनपिंग ने कहा कि हाल ही में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण क्वांगसी, हपेई, कांसू और अन्य क्षेत्रों में बांध टूटने और भूस्खलन जैसी कई आपदाएं आई, जिससे भारी जानमाल का नुकसान हुआ। जानमाल के नुकसान को कम करने और अन्य आपदाओं को रोकने के लिए बचाव और राहत कार्य आयोजित करने, घायलों का इलाज करने और प्रभावित आबादी को पुनर्स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए। शी जिनपिंग ने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान बाढ़ नियंत्रण स्थिति गंभीर और जटिल है। विभिन्न स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों को स्थापित योजनाओं और उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी और आपातकालीन बचाव तैयारियों को मजबूत करना चाहिए और लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपदा निवारण और राहत के सभी पहलुओं में ठोस काम करना चाहिए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने 6 जुलाई को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जोनास गहर स्टोर ने वांग यी से चीनी नेताओं तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने का अनुरोध किया और कहा कि नॉर्वे चीन संबंध आपसी सम्मान और ईमानदारी पर आधारित हैं और राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से आम तौर पर सुचारू रूप से विकसित हुए हैं। नॉर्वे हाल के वर्षों में चीन की अभूतपूर्व विकास उपलब्धियों की सराहना करता है, विशेष रूप से करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में, जिसके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत प्रशंसा की है। नॉर्वे एक प्रमुख शक्ति के रूप में चीन की स्थिति को बहुत महत्व देता है और चीन के साथ उच्च स्तरीय आदान प्रदान को बढ़ाने, हरित अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में संचार और समन्वय को मजबूत करने, संयुक्त राष्ट्र को केंद्रीय भूमिका में समर्थन देने और वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली की रक्षा करने के लिए तत्पर है। नॉर्वे उत्तर दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने में अपना मजबूत योगदान जारी रखने के लिए तत्पर है। वांग यी ने कहा कि चीन द्विपक्षीय संबंधों की राजनीतिक नींव को मजबूत करने के लिए नॉर्वे के साथ उच्च स्तरीय आदान प्रदान जारी रखने के लिए तत्पर है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नॉर्वे एक चीन नीति का दृढ़तापूर्वक पालन करना जारी रखेगा। दोनों पक्षों को पूरक लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापार, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को सक्रिय रूप से गहरा करना चाहिए और चीन नॉर्वे हरित संक्रमण सहयोग को विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस वर्ष चीन में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के लागू होने की 30वीं वर्षगांठ है। 7 जुलाई को आयोजित चीनी विदेश मंत्रालय के नियमित संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता ने इससे संबंधित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि का लागू होना और इसका क्रियान्वयन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने और अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा देने में सहायक है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1973 से 1982 तक आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। यह संधि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ मिलकर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा तैयार करती है। संयुक्त राष्ट्र में अपनी वैध सीट पुनः प्राप्त करने के बाद चीन द्वारा इस संधि के लिए की गई वार्ता
पहली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रक्रिया थी जिसमें उसने भाग लिया था। चीनी तटीय रक्षक के प्रवक्ता चियांग लिये ने 7 जुलाई को बताया कि उस दिन एक जापानी फिशिंग बोट ने गैरकानूनी रूप से चीन के छिवेयू के जल क्षेत्र में प्रवेश किया। चीनी तटीय रक्षक के जहाज ने जरूरी नियंत्रण कदम उठाकर उसे चेतावनी देकर भगा दिया। चियांग लिये ने बताया कि त्याओयू द्वीप और उसके आसपास के द्वीप चीन की भूमि है। हम जापान से फौरन ही इस समुद्री क्षेत्र में चीन की प्रभुसत्ता का उल्लंघन करने और उकसावा देने की कोई भी कार्रवाई बंद करने का आग्रह करते हैं। चीनी तटीय रक्षक त्याओयू द्वीप और उसके आसपास के द्वीपों के समुद्री क्षेत्र में कानूनी प्रवर्तन करेगा और देश की प्रभुसत्ता तथा समुद्री हितों की रक्षा करेगा। 6 जुलाई को 2026 विश्व रोबोट सम्मेलन के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी मिली है कि इस वर्ष जनवरी से मई तक चीन में निश्चित सीमा के ऊपर की रोबोट कंपनियों का परिचालन राजस्व 90 अरब युआन से अधिक हो गया, जो वर्ष 2025 की समान अवधि की तुलना में 26.9% अधिक था। चीन लगातार 13 वर्षों से विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक रोबोट बाजार रहा है और घरेलू ब्रांडेड औद्योगिक रोबोट्स की बाजारी हिस्सेदारी 50% से अधिक हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उपकरण उद्योग विभाग के उपनिदेशक हाओ लिशुन ने बताया कि देश में उद्योग का विकास धीरे धीरे एकल उत्पाद प्रौद्योगिकी और बाजार के आकार में प्रतिस्पर्धा से हटकर आपूर्ति श्रृंखला सहयोग और विकास पारिस्थितिकी तंत्र के एकीकरण की ओर बढ़ रहा है। उद्योग श्रृंखला के प्रमुख खिलाड़ी जैसे कि मूल निर्माता कंपनियां, प्रमुख घटक कंपनियां, अनुसंधान संस्थान और अंतिम उपयोगकर्ता धीरे धीरे एक कुशल और सहयोगात्मक नेटवर्क बना रहे हैं। 6 जुलाई को शीतसांग स्वायत्त प्रदेश के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि 14वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शीतसांग के ग्रामीण निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय में औसतन 9.7% वार्षिक वृद्धि हुई, जो देश में पहले स्थान पर है। 2024 में 20,000 युआन की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद ये 2025 में पहली बार 23,000 युआन के आंकड़े को पार कर गई। 15वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शीतसांग किसानों और चरवाहों की आय बढ़ाने के लिए 7 प्रमुख कार्यवाहियां और 10 नीतिगत उपाय लागू करेगा, जिसका उद्देश्य ग्रामीण निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय को राष्ट्रीय औसत के स्तर तक बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 जुलाई को मानवाधिकार परिषद की स्थिति की समीक्षा पर मसौदा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि सुन लेई ने एक स्पष्टीकरण में कहा कि किसी भी देश में मानवाधिकारों का मूल्यांकन दूसरे देशों के मानकों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए और न ही दोहरे मापदंड अपनाए जाने चाहिए। मानवाधिकारों का इस्तेमाल दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, जिससे संयुक्त राष्ट्र का मंच दबाव और टकराव का अड्डा बन जाए। सुन लेई ने कहा कि चीन महासभा द्वारा मानवाधिकार परिषद की स्थिति पर मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किए जाने का स्वागत करता है, जिसमें मानवाधिकार परिषद को महासभा के सहायक निकाय के रूप में बनाए रखा गया है। चीन सरकार की ओर से वेनेजुएला को भेजी गई आपातकालीन मानवीय सहायता की पहली खेप 6 जुलाई को वेनेजुएला की राजधानी काराकास के पास स्थित मैक्वेतिया सिमोन बोलीवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल और वेनेजुएला में चीन के राजदूत लान हु हवाई अड्डे पर आपूर्ति सामग्री प्राप्त करने के लिए उपस्थित थे। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ को दिए एक साक्षात्कार में गिल ने कहा कि विनाशकारी भूकंप के बाद से चीन वेनेजुएला सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने 6 जुलाई को कहा, संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन द्वारा गाजा पट्टी के प्रशासनिक नियंत्रण के हस्तांतरण की घोषणा का स्वागत करता है। 6 जुलाई को एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने गाजा पट्टी में कार्यरत हमास की आपातकालीन समिति के विघटन और प्रशासनिक नियंत्रण के हस्तांतरण से संबंधित बयानों पर ध्यान दिया है। दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र गाजा युद्ध विराम समझौते के कार्यान्वयन और संबंधित सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देने वाले किसी भी कदम का स्वागत करता है। संयुक्त राष्ट्र एक एकीकृत फिलिस्तीनी शासी निकाय की स्थापना का समर्थन करना जारी रखेगा। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और
विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, CRI की हिंदी सेवा के स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण पढ़कर सुनाएंगे। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी चीन के प्रख्यात भारतविद प्रोफेसर ची शेनलिन और उनका भारत शास्त्र एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं। पिछली बार जो हमने आपको कड़ी सुनाई थी, प्रोफेसर ची शेनलिन महोदय ने भारतीय नीति कथा संकलन पंचतंत्र, कालिदास के विश्वविख्यात नाटक शाकुंतलम, भारतीय महाकाव्य रामायण इत्यादि का अनुवाद किया। इन पुस्तकों के प्रकाशन का चीन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार प्रोफेसर ची ने चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में सराहनीय योगदान दिया। इतिहास शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में प्रोफेसर ची ने न सिर्फ भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें अनेक वैज्ञानिक सिद्धांत और विधियां दी हैं, बल्कि हमारे लिए शानदार उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। भारतीय इतिहास के अध्येता जानते हैं कि बहुत से बुनियादी प्रश्न जैसे जाति व्यवस्था की समस्या और भारत में सामंती व्यवस्था के आरंभ के काल निर्धारण की समस्या इत्यादि अभी तक हल नहीं किए जा सके हैं। भारतीय इतिहास में काल विभाजन के बारे में प्रोफेसर ची ने स्पष्ट कहा है, भारतीय इतिहास के काल विभाजन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि इस विषय पर कुछ चर्चा अवश्य हुई है, परंतु ये नाकाफी है। सामंती और पूंजीवादी वर्ग के इतिहासकार नहीं जानते कि वैज्ञानिक रूप से इतिहास का काल विभाजन क्या बला है। उन्हें ये नहीं मालूम कि उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध के बीच का अंतर विरोध और आर्थिक आधार और ऊपरी ढांचे के बीच का अंतर विरोध ही इतिहास की प्रगति के पीछे छुपी शक्ति है। इस काल विभाजन का वास्तविक मापदंड है। वे लोग अधिकतर राजवंशों के आधार पर इतिहास का काल विभाजन करते हैं। प्रोफेसर ची ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर भारतीय का काल विभाजन करते हैं और तत्कालीन समाज की प्रकृति निर्धारित करते हैं। यही वैज्ञानिक है और सही है। पहले बताए गए इन सिद्धांतों के अनुसार ये देखेंगे कि समाज का मुख्य अंतर विरोध क्या है और शोषण का ढंग क्या है। अगर मुख्य अंतर विरोध किसान और जमींदार के बीच का है और शोषण का ढंग जमीन का लगान है, तो ऐसे समाज को सामंती समाज कहेंगे। इसके आधार पर प्रोफेसर ची ने अनगिनत स्रोतों से इस समस्या का गहन अध्ययन किया और भारतीय इतिहास के काल विभाजन के लिए एक वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालकर एक बड़ी और कठिन समस्या का समाधान किया। वास्तविकता को मानकर काम करना इतिहास के अध्ययन में प्रोफेसर ची का हमेशा से एक सिद्धांत रहा है। वे अक्सर अपने छात्रों को उपदेश देते हैं कि इतिहास के अध्ययन में ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार काम करना चाहिए, वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, काले को सफेद नहीं बताना चाहिए और ऐतिहासिक नैतिकता होनी चाहिए। अपने विद्यार्थी काल में कक्षा में उनकी ये बात सुना करता था। स्नातक होने के बाद जब उनका सहकर्मी बना तब भी उनकी ये बात सुना करता था। अब जबकि मैं अपने शोध और अध्ययन कार्य में लगा हूं, तो उनके उपदेश मानो मेरे कानों में गूंजते हैं और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रोफेसर ची अक्सर जोर देकर कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक तरीका अपनाना चाहिए। पिछले कई दशकों से वे हमेशा ऐसा करते आए हैं। वे दीर्घ अनुभव से कहते हैं कि चीनी इतिहास के अध्ययन में, विशेषतः चीनी इतिहास में दास समाज से सामंती समाज में संक्रमण की समस्या के अध्ययन में कई दशकों से वाद विवाद चल रहा है, लेकिन आज तक कोई एक सर्वमान्य मत नहीं बन पाया है। इसके कई कारण हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि तुलनात्मक तरीके का प्रयोग नहीं किया गया।
अगर प्राचीन संस्कृति वाले अन्य देशों जैसे भारत में दास समाज के सामंती समाज में संक्रमण के बारे में विस्तार से विश्लेषण करें और इसके आधार पर तुलना की जाए तो हमारी दृष्टि का विस्तार होगा, हमें नई प्रेरणा मिलेगी और वाद विवाद को आगे बढ़ाने और तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अन्य विषयों और क्षेत्रों में भी इस प्रकार की समस्याएं मिलेंगी। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ कर दिखाना चाहते हो और कुछ नया बनाना चाहते हो तो मेहनत से मार्क्सवाद सीखने के अलावा तुलनात्मक तरीके का इस्तेमाल ही इसकी कुंजी है। भारत के इतिहास की विशेषताओं का अध्ययन करते समय उन्होंने चीनी इतिहास और इंग्लैंड के इतिहास से तुलना की। भारत में बौद्ध धर्म के विकास का अध्ययन करते समय चीनी बौद्ध धर्म के विकास के इतिहास और उनके पारस्परिक संबंध आदि से तुलना की। इसी प्रकार के और भी कई दृष्टांत हैं। चीन के प्रख्यात भारतविद प्रोफेसर ची शेनलिन और उनका भारत शास्त्र। तुलनात्मक अध्ययन में ज्ञान का क्षेत्र संकुचित हो तो काम नहीं चलेगा। इसलिए प्रोफेसर ची शेनलिन महोदय का मानना है कि ज्ञान का क्षेत्र विस्तीर्ण होना चाहिए। हर तरह का ज्ञान होना चाहिए, जैसे इतिहास, दर्शन शास्त्र, साहित्य, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र आदि का ज्ञान। यदि भारत का अध्ययन करना है तो भारत का ही ज्ञान प्राप्त नहीं है। यदि हम चीन को न जाने और विदेशों के बारे में भी न जाने तो कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। कम शब्दों में कितनी गहरी बात कही है उन्होंने। प्रोफेसर ची ने बौद्ध धर्मशास्त्र का सतत और गहन अध्ययन किया है और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत में चीन का नाम लेते ही लोगों को भेनसोंग की याद आती है और भेनसोंग का नाम लेते ही चीन की याद आती है। भारतीय जनता भेनसोंग को भारत चीन मित्रता का प्रतीक मानती है। इसका मुख्य कारण उनकी महान रचना महाथांग राजवंश काल में पश्चिम की तीर्थ यात्रा का वृतांत है। ये पश्चिमी क्षेत्रों के इतिहास और भूगोल से संबंधित महान कृति है और मध्य एशिया और दक्षिण क्षेत्र के प्राचीन इतिहास, धर्म, रीति रिवाज और देसी विदेशी संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक अत्यावश्यक प्राचीन ग्रंथ है। महाथांग राजवंश काल में पश्चिम की तीर्थ यात्रा का वृतांत का भारतीय इतिहास, दर्शन शास्त्र और धर्म के अध्ययन में जो महत्व है उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। भारतीय इतिहास की लगभग सभी पुस्तकों में महाथांग राजवंश काल में पश्चिम की तीर्थ यात्रा का वृतांत से संबंधित अध्यायों से ऐसे उद्धरण दिए गए हैं। इसके अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मूल्यवान इस प्राचीन ग्रंथ को ठीक ठीक समझना बेहद महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के विद्वानों में इसकी व्याख्या को लेकर मतभेद हैं। विदेशी भाषाओं में अनुदित महाथांग राजवंश काल में पश्चिम की तीर्थ यात्रा का वृत्तांत में गलतियां भी बहुत हैं। प्रोफेसर ची ने महाथांग राजवंश काल में पश्चिम की तीर्थ यात्रा का वृत्तांत का व्यवस्थित रूप से पूर्ण रूपेण गहन अध्ययन किया है और संबंधित ऐतिहासिक परिस्थितियों की उचित व्याख्या की। इससे मूल ग्रंथ महाथांग राजवंश काल में पश्चिम की तीर्थ यात्रा का वृत्तांत को ठीक ठीक समझने में पाठकों को बड़ी मदद मिली। साथ ही समुचित तर्क और साक्ष्य के आधार पर कुछ विदेशी विद्वानों की त्रुटियों का भी निवारण हुआ। उदाहरण के लिए महाथांग राजवंश काल में पश्चिम की तीर्थ यात्रा का वृत्तांत पुस्तक में 5 जगहों पर महायान आर्य स्थविर निकाय का नाम लिया गया है। प्रोफेसर ची ने इसका अध्ययन करके बताया कि महायान में पहले तथाकथित आर्य स्थिवर निकाय और महासंघिका का विभाजन न था। इसलिए महाथांग राजवंश काल में पश्चिम की तीर्थ यात्रा का वृत्तांत का अध्ययन करने वाले विभिन्न देशों के विद्वानों के सामने बहुत सी समस्याएं आईं। 100 से ज्यादा सालों से यूरोप और जापान के विद्वान इस पर अपने अलग अलग मत प्रकट करते रहे, लेकिन कभी भी इस समस्या का सही समाधान न हो सका। प्रोफेसर ची ने इस मुख्य समस्या को लेकर बड़ी संख्या में चीनी और विदेशी भाषाओं में इससे संबंधित ऐतिहासिक सामग्रियों का अध्ययन किया। ची शेनलिन महोदय ने बौद्ध धर्म के इतिहास में लंबे अरसे से अधर में लटकी इस समस्या का वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला। उनका मानना है कि तथाकथित महायान आर्य स्थविर निकाय में महायान और आर्य स्थविर निकाय
दो प्रकार की चीजें नहीं हैं, बल्कि वो महायान के विचारों को मानने वाले हीनयान आर्य स्थविर निकाय की कोई वस्तु है। लेकिन इसमें महायान और हीनयान दोनों की विषय वस्तु सम्मिलित है। इसलिए महायान आर्य स्थविर निकाय नामक ये अजीबोगरीब संप्रदाय पैदा हुआ। प्रोफेसर ची ने पूर्ववर्ती विद्वानों के अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने अध्ययन कार्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी इस सफलता का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और व्यावहारिक मूल्य है। ये जानी मानी बात है कि बौद्ध धर्म भारत से चीन में आया है, लेकिन बौद्ध धर्म फिर भारत लौटा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। चीनी लोगों ने ये विदेशी धर्म स्वीकार कर लेने के बाद उसे ज्यों का त्यों परिरक्षित नहीं किया, बल्कि उसको सुधार कर उसका विस्तार किया। प्रचार प्रसार के इस क्रम में बहुत से संप्रदाय बन गए। बौद्ध तर्कशास्त्र के क्षेत्र में अपने सैकड़ों हजारों वर्षों के अनुसंधान और अध्ययन के क्रम में चीनी बौद्ध भिक्षुओं ने काफी कुछ नया भी विकसित किया, जिसमें से कुछ उल्टी धारा बहकर भारत वापस आई। ये तथाकथित बौद्ध धर्म की उल्टी धारा भारतीय बौद्ध धर्म के इतिहास में, चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के इतिहास में और यहाँ तक कि विश्व के धार्मिक इतिहास में एक बहुत ही रोचक घटना है और बहुत गंभीरता से विचारणीय प्रश्न भी है। बौद्ध धर्म के इतिहास में क्यों ये स्थिति दिखाई पड़ी? ये स्थिति दूसरे धर्मों में भी आई है या नहीं? यदि नहीं आई तो इसका कारण क्या है? इस प्रकार के कुछ प्रश्न बौद्ध धर्म के इतिहास, चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के इतिहास और विश्व के धार्मिक इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। लेकिन आज तक बौद्ध धर्म के इतिहास अथवा उससे संबंधित विषयों की एक भी ऐसी पुस्तक मेरी नजरों से नहीं गुजरी जिसमें गंभीरता से इस प्रश्न पर विचार किया गया हो। मेरे विचार में ये स्थिति बहुत ही अफसोसजनक है। प्रोफेसर ची ने भारी परिणाम में ऐतिहासिक सामग्रियों का अध्ययन और विश्लेषण करके बौद्ध धर्म में उल्टी धारा की स्थिति और उसके कारण इत्यादि सवालों पर सूक्ष्मता और गहराई से प्रकाश डाला है और ऐतिहासिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला है। बौद्ध धर्म के विकास के इतिहास, यहाँ तक कि विश्व में धर्म के इतिहास में इस अनोखी स्थिति की व्याख्या की है और इस प्रकार बौद्ध धर्म शास्त्र की समृद्धि और उसके विकास के लिए महान योगदान दिया है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास के तहत चीन के प्रख्यात भारतविद प्रोफेसर ची शेनलिन और उनका भारत शास्त्र कड़ी। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। प्रोफेसर ची ने अपने अध्ययन के क्रम में पाया कि प्राचीन भारत में व्यापारी वर्ग और बौद्ध धर्म के बीच का संबंध इतना घनिष्ठ था कि विश्व के धार्मिक इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। ऐसा क्यों हुआ? लंबे अरसे तक इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सका था। यदि लगन पूर्वक इसका अनुसंधान करें तो पाएंगे कि ये विषय अत्यधिक महत्व का है। प्रोफेसर ची ने कई सालों तक इसका अध्ययन किया और अंत में व्यापारी वर्ग और बौद्ध धर्म नामक 70-80 हजार शब्दों का उच्च स्तरीय शोध प्रबंध लिखा। इस लेख में उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत से देसी विदेशी ग्रंथों का उद्धरण दिया और भौतिकवादी सिद्धांतों का प्रयोग करके ये प्रमाणित किया कि प्राचीन व्यापारी वर्ग और बौद्ध धर्म के बीच घनिष्ठ संबंध था। इस प्रश्न को बुनियादी तौर से हल करने के लिए प्रोफेसर ची ने भारतीय व्यापारी वर्ग के स्रोत और समाज में उनकी स्थिति में हुए परिवर्तनों का भी अध्ययन किया। अंत में उन्होंने इन दोनों के घनिष्ठ संबंध के कारणों का विश्लेषण किया। इस समस्या का अनुसंधान करते समय उन्होंने पूर्ववर्ती विद्वानों के अध्ययन के आधार पर और भी गहराई से अध्ययन करके समुचित तर्कों के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इस प्रकार लंबे समय से अधर में लटकी इस समस्या का समाधान करके भारतीय बौद्ध धर्म के इतिहास की विषय वस्तु को समृद्ध किया। प्रोफेसर ची के अध्ययन की उपलब्धियां इतने अधिक क्षेत्रों में हैं कि उन्हें एक लेख में समाहित करना कठिन है। उनकी इन उपलब्धियों के कई कारण हैं, जैसे अपने देश चीन के बारे में उन्हें अपार ज्ञान है, उन्हें कई विदेशी भाषाएं अच्छी तरह आती हैं, वे सत्य के पीछे दौड़ पड़ते हैं, उनका ज्ञान विशाल है, नैतिकता ऊंची है जो लगातार
नए अध्ययन क्षेत्र को खोजने की भावना है इत्यादि। ये सब गुण ऐसे हैं जो हर एक अध्येता को प्राप्त नहीं होते। उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं। पेइचिंग विश्वविद्यालय के पूर्वी भाषा विभाग के अध्यक्ष और दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान के निदेशक से लेकर चीन की लोक प्रतिनिधि सभा के स्थायी समिति के सदस्य और चीनी भाषा शास्त्र सम्मेलन के अध्यक्ष पद तक वे 50 से अधिक पद संभाले हुए हैं। उन्हें बहुत सी छोटी बड़ी सभाओं में भाग लेना पड़ता है, कई विदेशी अतिथियों का सत्कार करना पड़ता है और कभी न खत्म होने वाली कतार में लगे अभ्यागतों से मुलाकात करनी पड़ती है। जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि प्रोफेसर ची का समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए वे उन्हें कम से कम परेशान करते हैं। यदि कभी किसी प्रश्न या समस्या के समाधान के लिए उनके पास जाना ही पड़े तो उनका कम से कम समय लेने की भरसक कोशिश करते हैं। उनके साथ गपशप नहीं करते। उन्होंने रामायण के अनुवाद की भूमिका में लिखा है कि मेरी तीव्र इच्छा है कि एक दिन में 48 घंटे हों ताकि योजना के अनुसार काम कर सकूं। बेशक ये बिल्कुल असंभव है। प्रत्येक आदमी के लिए रोज केवल 24 घंटे होते हैं। किसी के लिए एक पल ज्यादा नहीं होता। मुख्य बात यह है कि इन 24 घंटों का अच्छी तरह उपयोग कैसे किया जाए। मैं अब एक पल भी व्यर्थ करने का साहस नहीं कर पाता। यदि कभी इनमें चूक हो जाती है तो गहरी रात में आत्म मंथन करते समय अत्यधिक दुखी होता हूँ। ऐसा लगता है मानो कोई अपराध किया हो, मानो धीरे धीरे आत्महत्या कर रहा हूँ। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास के तहत चीन के प्रख्यात भारतविद प्रोफेसर ची शेनलिन और उनका भारत शास्त्र कड़ी। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। प्रोफेसर ची शेनलिन वे रोज सवेरे 4 बजे सोकर उठते हैं और काम शुरू करते हैं। जब दूसरे लोग सुबह काम पर जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें काम करते हुए 3-4 घंटे हो चुके होते हैं। उन्हें दोपहर को सोने की आदत नहीं है। दोपहर का भोजन करने के बाद कुछ मिनट आराम करके वे फिर काम शुरू करते हैं। अपने निश्चित समय सारिणी का वे सख्ती से पालन करते हैं। छोटी बड़ी सभाओं में भाग लेने में उन्हें देर कभी नहीं हुई। वे अक्सर समय से पहले पहुंचते हैं। यदि किसी से मिलने का समय तय किया है तो निश्चित समय पर हमेशा मिलते हैं, कभी देर नहीं करते। रास्ते में चलते समय वे या तो किसी समस्या पर सोच विचार करते हैं या कोई लेख लिखने के बारे में सोचते हैं। सभा सम्मेलनों के बीच कभी थोड़ा भी अवकाश मिलता है तो उस समय का भी खूब उपयोग करते हैं। दफ्तर से घर वापस जाने के रास्ते में भी वे कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं। पत्र पत्रिकाओं की लेख की मांग वे इसी तरह पूरी करते हैं। उदाहरण के लिए लंच के पहले यदि लेख की मांग आई तो वे घर जाते समय रास्ते में चलते हुए सोचते हैं। घर पहुंचते ही विचारों को कागज पर उतार देते हैं। दोपहर को 2 बजे जब दफ्तर में वापस आते हैं तो लेख हाथों हाथ सौंप देते हैं। मैंने पहले बताया है कि प्रोफेसर ची अक्सर साथ साथ कई विषयों का अध्ययन करते हैं। यदि एक विषय का अध्ययन करते करते थक जाते हैं तो वे दूसरे विषय का अध्ययन करने लगते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से दिमाग को आराम मिलता है। वास्तविकता ये है कि वे एक पल भी बर्बाद करना नहीं चाहते। यहाँ तक कि सर्वहारा क्रांति के जमाने में राक्षस झोपड़ी से निकालकर दफ्तर की इमारत में उन्हें चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया तो चौकीदारी डाक लाने पहुंचाने और टेलीफोन पर संदेश लेकर पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ वे खाली समय में भारत के महाकाव्य रामायण का अनुवाद करते थे। रोज सवेरे रामायण के कुछ श्लोक एक छोटे कागज पर नोट कर दफ्तर ले जाते थे और खाली समय में उनका अनुवाद करते थे। ऐसे में उन्होंने रामायण का चीनी भाषा में अनुवाद किया और बाद में प्रकाशित कराया। अनुवाद प्रकाशित होने से भारत सहित पूरे विश्व को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये हमारे देश के साहित्य अनुवाद कार्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि के पीछे की उस असाधारण पृष्ठभूमि को और प्रोफेसर ची के कष्ट और परिश्रम को कितने लोग जानते हैं। इस वर्ष प्रोफेसर ची 88 वर्ष के हो गए हैं। उन्हें कब से आराम करना चाहिए था। उन्होंने प्रोफेसर ची शेनलिन निबंधावली की भूमिका में लिखा है, ऊंचे पहाड़, बड़ी नदियां, गहरी उपत्यकाएं,
सकरी पगडंडियां, चौड़े रास्ते और लकड़ी के पुल, मैं उन सब से गुजर कर आया हूं और आज फिर भी जीवित हूं। ये आसान बात नहीं है। अगर कहूं कि मैं आराम नहीं करना चाहता तो ये झूठ होगा, लेकिन आराम नहीं कर सकूंगा। मानो एक शक्ति है, सत्य खोजने की शक्ति, जो मेरे पीछे से मुझे आगे ठेलती रहती है। कुछ दिनों पहले मैंने उनसे पूछा था कि आप कब आराम करेंगे। उन्होंने उत्तर दिया, जब मेरी आंखें बंद होंगी तभी मैं आराम करूंगा। उनका दिल कितना विशाल है। मौत से न डरने की उनकी भावना देखकर लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। चीन के लोग जनता के काम में जुटे व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए उसकी तुलना रेशम के कीड़े से करते हैं। प्रोफेसर ची रेशम कीट जैसे विद्वान हैं। उनमें रेशम कीट की भावना है, इसलिए वे काम करते हुए कभी नहीं थकते। वे दिन रात एक करके अध्ययन और आविष्कार करते रहते हैं।
तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग के लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीन के प्रख्यात भारतविद प्रोफेसर ची शेनलिन और उनका भारत शास्त्र। आज ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर एक छोटे से कीड़े का रूप धरकर गुफा के अंदर की हलचल को सावधानी से सुन रहा होता है और देख रहा होता है। उसने सांचांग को भी अपनी योजना के बारे में बताया, जिससे सांचांग को थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन जब चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं चली और योजना असफल हो गई, तब वानर ने गरुड़ का रूप धारण कर लिया और वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। शाकाहारी भोजन को जमीन पर फेंक दिया और सारे चीनी मिट्टी के बर्तनों को चकनाचूर कर दिया। यह सब देखकर दैत्यांगना आग बबूला हो गई और यह सोचने पर मजबूर हो गई कि वह परिंदा आया कहां से था। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वास्तव में सांचांग पहले ही समझ चुका था कि यह सब वानर की तिलिस्मी शक्ति का ही कमाल है, पर उसे यह कहने की हिम्मत नहीं हुई। दैत्यांगना ने कहा, नन्ही सेविकाओं, अब मेरी समझ में आ गया है। इस भयानक पक्षी को देवलोक ने यहाँ भेजा है, क्योंकि वह थांग महाभिक्षु को मेरे पास बंदी नहीं देख सकता। सब टूटे बर्तनों को हटा दो और फिर से एक भोजन का इंतजाम करो। उसमें शाकाहारी व्यंजन है या नहीं, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। वानर उड़कर वहां से बाहर चला आया, फिर से अपने असली रूप में लौट आया और गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर जोर से चिल्लाया, दरवाजा खोलो। भिक्षु रेतात्मा शूकर जोर से बोले, हमारा बड़ा भाई आ गया है। दोनों ने छेद से अपने अपने शस्त्र हटा लिए और वानर बाहर कूद आया। शूकर ने वानर का हाथ थाम कर पूछा, क्या तुम्हें वहाँ प्रेतात्मा मिली? क्या वहाँ गुरुदेव से तुम्हारी मुलाकात हुई? वानर ने जवाब दिया, हाँ हाँ हुई। शूकर बोला, गुरुदेव को वहाँ बड़ी मुसीबत उठानी पड़ रही होगी। क्या उनके दोनों हाथ पीठ की तरफ बंधे हुए हैं या उनका पूरा शरीर रस्सी से बंधा हुआ है? क्या वे लोग उन्हें भाप में पकाने वाले हैं या पानी में उबालने वाले हैं? वानर ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दैत्यांगना ने उनके लिए एक शाकाहारी भोजन का इंतजाम किया है। शूकर ने कहा, तब तो तुम बड़े भाग्यशाली निकले। तुमने उनके विवाह की खुशी में मदिरा का जाम भी जरूर पिया होगा। वानर ने शूकर को फटकार लगाई और कहा, अरे मूर्ख, विवाह का जाम पीने की किसको पड़ी थी? गुरुदेव की जान भी संकट में पड़ गई है। शूकर ने पूछा, फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? तब वानर ने बताया कि किस तरह वह गुरुदेव से मिला और नए नए रूप धारण करके उन्हें मुक्त कराने की कोशिश करता रहा। अंत में उसने कहा, बहुत ज्यादा सशंकित होने की जरूरत नहीं है भाइयों, गुरुदेव आ जाएंगे। इस बार मैं उन्हें जरूर छुड़ा लाऊंगा। वानर ने फिर एक मक्खी का रूप धारण कर लिया और दोबारा गुफा के अंदर जाकर एक द्वार मीनार पर बैठ गया और चुपचाप सुनने लगा। दैत्यांगना गुस्से से आग बबूला हो रही थी और मंडप के अंदर अपनी सेविकाओं को हुक्म दे रही थी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, चाहे वह शाकाहारी हो या ना हो, उसे फौरन ले आओ। देवताओं की स्तुति में कागज जलाओ। मैं धरती और आकाश से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे विवाह का प्रस्ताव पेश करें। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस भिक्षु से अवश्य विवाह करूंगी।
जब वानर ने यह सब सुना तो उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, यह दैत्यांगना बड़ी बेशर्म है। इसने एक भिक्षु को अपने घर में कैद कर लिया है और अब दिन दहाड़े उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। पर मुझे ज्यादा जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जरा अंदर जाकर सारी स्थिति को देख समझ लेना चाहिए। बिन बिनाता हुआ वानर पूर्वी गलियारे में पहुंच गया, जहां गुरुदेव बैठे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। करीब जाकर वानर ने उसके सिर पर बैठकर पुकारा, गुरुदेव, गुरुदेव। आवाज पहचानते ही सांचांग उठ खड़ा हुआ और गुस्से में दांत पीसकर बोला, अरे ओ कमबख्त वानर, उस दैत्यांगना को उत्तेजित करके तूने उसका गुस्सा कई गुना बढ़ा दिया है। इन सब बातों का आखिर नतीजा क्या होगा? वानर ने फिर एक बार मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मुझ पर नाराज ना हो। मैंने आपको बचाने का उपाय खोज निकाला है। थांग महाभिक्षु ने पूछा, तुम मुझे कैसे बचाओगे? वानर बोला, जब मैं अभी अभी गुफा में उड़ रहा था तो मैंने देखा कि इस मंडप के पीछे एक उद्यान है। आपको उसे प्रलोभन देकर उस बगीचे में ले जाना होगा और वहां उसके साथ प्रेम प्रदर्शन का नाटक करना होगा। मैं आपको वहीं से मुक्त कराऊंगा। थांग महाभिक्षु ने पूछा, तुम उस बगीचे से मुझे आजाद कैसे करवाओगे? वानर ने कहा, आपको उसे साथ लेकर उद्यान में आड़ू के पेड़ के नीचे जाना होगा और वहीं ठहरना होगा। जब तक मैं उड़कर आड़ू के पेड़ की एक शाखा पर ना पहुंच जाऊं और एक लाल आड़ू का रूप ना धर लूं, तब तक आपको वहीं इंतजार करना होगा। आड़ू खाने की इच्छा होने पर आप वही आड़ू तोड़ेंगे जो दरअसल मेरा ही बदला हुआ रूप होगा। दैत्यांगना भी जरूर एक आड़ू तोड़ेगी। आप उसे अनुरोध पूर्वक अपना लाल आड़ू दे देना। जैसे ही वह आड़ू खाएगी, मैं उसके पेट में चला जाऊंगा। जब मैं उसका पेट फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसकी अंतड़ियों को चीर दूंगा, तो वह मर जाएगी और अपने आप मुक्त हो जाएंगे। सांचांग ने कहा, अपनी जादुई शक्ति पर निर्भर रहकर तुम्हें उससे युद्ध करना चाहिए। उसके पेट में घुसने की क्या जरूरत है? वानर ने जवाब दिया, आप इसका कारण नहीं समझते गुरुदेव। अगर इस गुफा में घुसना और यहाँ से बाहर निकलना आसान काम होता तो मैं उससे जरूर युद्ध करता, लेकिन इस गुफा में घुसना और यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। टेढ़े मेढ़े रास्ते से आना जाना बहुत मुश्किल काम है। अगर मैं उससे युद्ध करता तो उसके अड्डे के सभी छोटे बड़े दानव मुझ पर हावी हो जाते। फिर मैं आपको कैसे बचाता? अगर हम बिना किसी परेशानी के यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। सांचांग ने सिर हिलाकर वानर से सहमति प्रकट करते हुए केवल यह कहा, किंतु तुम मेरे पास ही रहना। वानर बोला, मैं समझता हूँ गुरुदेव, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं आपके पास आपके सिर पर ही बैठा रहूंगा। जब गुरु शिष्य ने अपनी योजना पक्की कर ली तो सांचांग ने आगे की तरफ झुककर गलियारे में लगी सलाखों को पकड़ लिया और जोर से पुकारा, महोदया, महोदया। जैसे ही दैत्यांगना ने उसकी पुकार सुनी, वह दौड़कर वहां पहुंची और एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या बात है? सांचांग ने जवाब दिया, महोदया, जब से मैंने छांगान छोड़ा है और पश्चिम की ओर तीर्थ यात्रा शुरू की है, तब से अब तक हर रोज मुझे बहुत सारे पर्वतों और नदियों को पार करना पड़ा है। कल रात सागर रक्षक ध्यान मठ में मुझे बहुत खराब सर्दी जुकाम हो गया। आज मुझे काफी पसीना आया, किंतु जैसे ही मेरी तबीयत कुछ संभलने लगी, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी और आप मुझे यहाँ अपने अमर्त्य महल में ले आई। यहाँ सारा दिन बैठे रहने के बाद अब मैं बड़ी उदासीनता महसूस कर रहा हूँ। क्या आप मुझे किसी ऐसी जगह ले जा सकती हैं जहाँ मेरा मन खुश हो जाए और मन बहल भी जाए?
दैत्यांगना यह सुनकर बेहद खुश हो गई और कहने लगी, ठीक है, आप और मैं उद्यान में चलेंगे। उसने जोर से पुकारा, नन्ही सेविकाओं, चाबी लाकर बगीचे का दरवाजा खोल दो और सारे रास्तों को साफ कर दो। सभी सेविकाएं उद्यान के दरवाजे खोलने और वहां की सफाई करने दौड़ पड़ी। दैत्यांगना ने आवरण हटाकर थांग महाभिक्षु को बाहर निकाल लिया। वे थांग महाभिक्षु के साथ उद्यान की ओर चल रही थी। कैसा विलक्षण भिक्षु था सांचांग। जब वे लोग उद्यान के प्रवेश दरवाजे पर पहुंचे तो दैत्यांगना ने सांचांग के कान में धीरे से कहा, प्राण प्यारे, आइए, ये हमारा बगीचा है। इसमें हम दोनों एक साथ घूमते हैं। यहाँ आपका मन खुश भी होगा और उदासीनता दूर होगी। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर बगीचे में प्रवेश किया। तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा, बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये जैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शाओतांग का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब शुरू करें आज का पाठ। 我很高兴认识你的家人。 आपके परिवारजनों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। 这是我的拿手菜。 ये पकवान मेरी विशेषता है। 你多吃点儿。 आप जरा और खाइए। 下次请你们到我家做客。 अगली बार कृपया आप लोग मेरे घर आइए। शाओतांग जी, चीन में आने के बाद अनेक क्षेत्रों में मैंने चीनी लोगों के उत्साह को महसूस किया है और धीरे धीरे चीनी लोगों की इस आदत से परिचित हो गया हूँ। मैं चीनी मित्रों के घर जाना पसंद करता हूँ, इसलिए ये कहना जरूरी है कि आपके परिवारजनों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इसे चीनी में कैसे कहेंगे, क्या आप बता सकती हैं? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। आप कह सकते हैं 我很高兴认识你的家人。 我很高兴认识你的家人。 我 मैं 我 很 बहुत 很 高兴 खुशी 高兴 认识 परिचित होना 认识 你的 आपका 你的 家人 परिवारजन 家人。 我很高兴认识你的家人。
वो हन काउशिन रंश नीदा चारन। आपके परिवारजनों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आए अब बातचीत एक सुने। 欢迎你来做客。我很高兴认识你的家人。 अभी आपने बातचीत एक सुनी। शाओथांग जी, ये वाक्य मेरे लिए भी बहुत उपयोगी हैं। चीनी लोग मित्रों के बीच संबंध को बड़ा महत्व देते हैं। मैं भी कुछ चीनी मित्रों को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। अब तो मैं कुछ चीनी खाना भी बना सकता हूँ। सच, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप बता सकती हैं कि यदि मैं ये कहना चाहूँ कि ये पकवान मेरी विशेषता है तो इसे चीनी में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 这是我的拿手菜。这是我的拿手菜。这也这是 होना 是 拿手 विशेषता 拿手 菜 पकवान 菜。这是我的拿手菜。这是我的拿手菜。अच्छा, अब बातचीत दो सुनिए। 这是我的拿手菜，你尝尝。哦，不错，挺好吃的。 आपने ध्यान दिया, बातचीत में जब मेजबान ने कहा कि आप चखिए तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मेजबान मेहमान को चॉपस्टिक से खाना दे रहा है। चीन में खाना खाते समय मेजबान अक्सर अपनी चॉपस्टिक से मेहमान को खाना देते हैं। चीन का ये रिवाज चीनी लोगों के अपनेपन को प्रतिबिंबित करता है। और चीनी लोग अक्सर कहते हैं 你多吃点儿。你多吃点儿。你 अब 你 多 और ज्यादा 多 吃 खाना 吃 点儿 一点儿 दोनों बराबर हैं, यानी कि जरा। 点儿。你多吃点儿。你多吃点儿。आप जरा और खाइए। अब आए बातचीत 3 सुने। 你多吃点儿。我吃饱了。多吃 जरा और 多吃点儿 यानी जरा 点儿。你多吃点儿。你多吃点儿。आप जरा और खाइए। अच्छा, पिछले बात में हमने सीखा था कि मेरा पेट भर गया है। क्या आपको याद है इसे चीनी में कैसे कहेंगे? हाँ, याद है। 我吃饱了。 ठीक है, वो मैं 我吃 का अर्थ है खाना। अच्छा, 饱了 पेट भरना। 饱了。我吃饱了 मेरा पेट भर गया है। 我吃饱了。शाओथांग जी, चीनी मित्रों के घर से विदा होते समय मुझे क्या कहना चाहिए? आप कह सकते हैं 下次请你们到我家做客。下次请你们到我家做客。 अगली बार आए तो ये कहना न भूलें। अवश्य, अगली बार मैं आप लोगों को अपने घर जरूर आमंत्रित करूंगा। 下次 अगली बार 下次请 कृपया 请 你们 आप लोग 你们 到 आना 到 我家 मेरा घर 我家 做客 मेहमान बनना 做客。下次请你们到我家做客。下次请你们到我家做客。अगली बार कृपया आप लोग मेरे घर आइए। अब हम बातचीत 4 सुने। 下次，请你们到我家做客。有时间一定去。 अच्छा दोस्तों, आए अब वेतुंग भाई से चीनी संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी लें। चीनी पंचांग के अनुसार 1 जनवरी को वसंत त्योहार है और चीन का नव वर्ष भी है। वसंत त्योहार चीन का सबसे भव्य व शानदार परंपरागत त्योहार होता है। चीनी परंपरा व रीति रिवाज के अनुसार लोग वसंत त्योहार से पहले घरों की सफाई करते हैं और सजावट भी करते हैं। मिसाल के लिए लोग द्वार पर चुनलियन लगाते हैं जिस पर नव वर्ष की शुभकामना के वाक्य लिखे रहते हैं। कुछ लोग द्वार पर लालटेन टांगते हैं और फूल शब्द या कुबेर देवता के चित्र भी लगाते हैं जो सौभाग्य का प्रतीक है।
वसंत के आगमन पर बुआई और फसल का मौसम शुरू होगा। त्योहार के दौरान चीनी लोग छुट्टियां मनाएंगे। अनेक लोग लंबी छुट्टी के अवसर पर अपने पैतृक घर वापस लौटते हैं, पर्यटन करते हैं और विभिन्न मेलों की गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसलिए उस समय चीन में हवाई और रेल मार्ग का यातायात बहुत व्यस्त रहता है। अच्छा दोस्तों, अब आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर सीजीटीएन की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।